तीसरी लड़ाई है तेल की, जिसको कोई नहीं बोलता। ईरान का 90% तेल जो निर्यात होता है वो चीन को जाता है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाए जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिनारी हो जाएगा। फिर तेल की कीमत में थोड़े फ्लक्चुएशंस होंगे, गोल्ड की कीमत में थोड़े फ्लक्चुएशंस होंगे, बट ये शॉर्ट टर्म ही होंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन काफी इफेक्ट होगी, क्योंकि चाइना बहुत भारी मात्रा में ईरान का तेल को आयात करता था, अब उसको कम कर रहा है वो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक छोटी सी स्ट्रेट है, पानी की छोटी सी बॉडी है जो बंद करने की बात हमेशा बात करता है कि इसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि वो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो ग्लोबल ट्रेड रूट अगर बंद होगा तो दुनिया में इन्फ्लेशन, दुनिया में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और तेल की कीमतों में भारी बदलाव आ सकता है। सर, ये जो ईरान पर जो हमले हुए उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया कई देशों पर, और वो अमेरिकी जो सैन्य बेस थे, नेवी बेस थे, उस पर हमला किया। तो क्या आपको लग रहा है और कि ये जो जंग है मिडिल ईस्ट की तरफ अब बहुत तेजी से बढ़ने लगी है, आप इसका क्या देख रहे हैं भविष्य? देखिए, ईरान के लिए यहां पर दो रास्ते ही हैं। किसी भी सूरत में ईरान कैन नॉट विन इवन अ शॉर्ट टर्म मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका से युद्ध लड़ करके तो जीत नहीं सकते आप। तो ईरान के पास दो तरीके हैं। या तो ईरान अमेरिका से पीस टर्म्स मांगे, और जो भी पीस टर्म्स अमेरिका की हैं उस पर नेगोशिएट और कॉम्प्रोमाइज करके, प्रॉबेबली वाया ओमान या वाया कतर मीडिएट करते हुए, समबडी हैज टू डू अ मीडिएशन, एंड अमेरिका और इनके बीच में एक संधि सी होगी। वो संधि कितने दिन चलेगी पता नहीं, पिछली बार 6 महीने चली थी। दूसरा तरीका यह है कि ईरान जो है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को और डेंजरस बना दे, यानी एक्सपैंड कर दे, यानी वो जॉर्डन, इजराइल, यूएई, बहरीन, इन हर सब जगह अटैक कंट्रीज हो को, रहे हैं जी। दोहा, इन सब को हाँ अटैक करे। अब उससे क्या होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रंप के पास कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान कहता है कि कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले जो उनकी लोकसभा है, जिसको कांग्रेस बोलते हैं, वो जी जी। उस लोकसभा का उनको एक, अप्रूवल होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। हाँ, दे हैव टू बी इन्फॉर्म्ड एंड दे हैव टू अप्रूव इट। वो ट्रंप ने नहीं किया है यहाँ पर। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे डेमोक्रेट्स इंक्लूडिंग कमला हैरिस आर ओपनली क्रिटिसाइजिंग ट्रम्प स्टेप अगेंस्ट ईरान। तो ईरान अगर इसको एक्सपैंड कर देगा और इसमें अमेरिका का कुछ शिप या कहीं पे बड़ा नुकसान होता है, या अमेरिका के एलाइज का कुछ नुकसान होता है, तो जो कांग्रेस है वो ट्रंप को बाध्य कर सकती है कि इस युद्ध को, इसको विराम दिया ओके। जाए, और एटलीस्ट अल्प विराम तो दिया जाए, यानी इसको डीएस्केलेट किया जाए। तो ईरान इज ट्राइंग टू डू दैट। कितने दिन इसमें कारगर रहेगा ये मुश्किल है। ईरान यूएस को भी प्रोवोक कर रहा है कि इस लड़ाई को थोड़ा और बढ़ा के ले जाए, ताकि गलतियां होंगी दोनों साइड से। तो ये ईरान की स्ट्रैटेजी अभी ये है कि इसको प्रोवोक करके अगर इसको एक्सपैंड कर दे, तो शायद यूएस की कांग्रेस ट्रंप को बोले कि इस लड़ाई को अभी के लिए अल्पविराम दिया जाए और इसका कोई तरीका निकाला जाए विच इज मोर पीसफुल। लेकिन सर अब कई दूसरे इस्लामिक देश हैं, वो सब जिस पर अटैक किया है ईरान ने, वो सब फिर अब उसके खिलाफ हो गए हैं और इस अटैक को अपनी आजादी पर हमला बता रहे हैं। तो बिल्कुल, तो ये तो गैम्बल तो है ही। अब ईरान के पास ये तो गैम्बल लिया है ईरान ने, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अब ये जितने भी कंट्रीज इब्राहिमिक अकॉर्ड्स में थे, यानी ये सारे जो कंट्रीज, जो इस्लामिक कंट्रीज जिन पर हम्म। अटैक कर रहे हैं, ये सारी कंट्रीज अब परमानेंटली ईरान के खिलाफ रहेंगी, और निकट भविष्य में ऐसा रहेंगी। लेकिन ईरान के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं इसके अलावा। या तो वो फिर, अगर वो अटैक नहीं करेगा तो देर इज नो वे ईरान कैन अटैक यूएस, या यूएस की जो शिप्स हैं उनको अटैक करना ईरान के लिए संभव नहीं है। दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं ये वल्नरेबल हैं, इसमें इंटरनेशनल पॉपुलेशन है। दुबई जैसी स्टेट्स में, इंटरनेशनल, दुबई जैसी सिटीज में बिल्कुल। इंटरनेशनल पॉपुलेशन है। और एक, अब भारत में भी हम इतनी बात इसलिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे लोग हैं, जो दुबई में हैं, जो दुबई कतर में में हैं। फंसे हुए हैं सर जी। आज आज बिल्कुल, की जो एग्जैक्टली, तस्वीरें हैं दुबई एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, भयावह करेक्ट, तस्वीर है वहां की जो आई है। बिल्कुल। तो अब इसमें क्या हो रहा है, दुबई की तो 90% आबादी ही एक्सपैट्स हैं, और उसमें बहुत सारे भारतीय हैं। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट एक सूडो रूप से पूरी दुनिया में फैल गई है अब, क्योंकि सारी दुनिया के लोग इफेक्ट हो रहे हैं अब इससे डायरेक्टली, क्योंकि दुबई जैसी इंटरनेशनल सिटीज में सब लोग रहते हैं। तो हर देश का स्टेक इसमें बन रहा है, और जितना स्टेक बढ़ेगा, ट्रंप के ऊपर उतना ही दबाव होगा कि दूसरे देशों के नागरिकों के ऊपर कोई ऐसी जान माल का नुकसान ना हो। ये ट्रंप की जिम्मेदारी बनेगी, और इसके लिए कांग्रेस उसको प्रेशराइज करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक और डेटा पॉइंट है कि अभी नवंबर में यूएस में मिड टर्म्स होने वाले हैं। यानी यूएस की पूरी जो लोकसभा है, जो कांग्रेस है, वो री इलेक्ट होगी। और ट्रंप के लिए जरूरी है कि वो, अभी रिपब्लिकन यानी उनकी पार्टी उस पर कब्जा की है, वो कब्जा बरकरार रखे। इसलिए अमेरिका में उनका क्या इंप्रेशन है, ये इस बात को लेकर के भी ही इज एक्सट्रीमली कॉशियस कि इसका लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता ये लड़ाई बहुत लंबी चल सकती है। इस लड़ाई का कहीं ना कहीं अंत निकालना पड़ेगा। वो शायद अल्पविराम होगा, लेकिन निकलना जरूरी होगा। इसको हम तो ये लंबा तो ये इन्वेजन नहीं ईरान मान। और अमेरिका को ही तय करना होगा कि ये रास्ता कैसे निकालेंगे वो। ईरान को भी करना होगा और ट्रंप को भी करना होगा।
क्योंकि और इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि ट्रंप ने एक चीज, यूएस आर्मी ने एक चीज बड़ी क्लियर करी कि यूएस आर्मी इज टारगेटिंग ओनली मिलिट्री टारगेट्स, लेकिन ये पर्सनल टारगेट्स हैं, जैसे अली खुमैनी, इन लोगों को टारगेट करना इसराइल का काम है। सो दिस इज इसराइल्स ऑपरेशंस एंड यूएस इज टारगेटिंग ओनली मिलिट्री टारगेट्स। तो अमेरिका अपने हाथ थोड़े से बचा करके रखे हुए हैं ताकि बाद में साख बचा करके दे कैन ऑल्सो रोल अप दिस वॉर। सो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन मुझे लगता है कि ओनस सिर्फ ईरान का ही नहीं है, इसमें ट्रम्प का भी ओनस है कि वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। क्योंकि क्या उनका कॉम्प्रोमाइज, अगर ईरान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटी, से सद्दाम हुसैन ने कहा था कि हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाएंगे और यूनाइटेड, ये जो इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स हैं वो हमारे देश में रह करके चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ क्या बना रहे हैं, इज दैट ओके विद ट्रम्प? इफ दैट्स ओके विद ट्रम्प देन प्रॉबेबली डील बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर डील इस पर है कि कंप्लीट डिसमेंटल हो गई, रेजीम गिरेगी, हमारे हिसाब से राष्ट्रपति बनेंगे, हमारे हिसाब से सुप्रीम लीडर बनेंगे, देन आई थिंक ट्रम्प वुड हैव पुश्ड ईरान इतना ज्यादा कि फिर वो रिटेलिएट ही करता रहेगा। सर, इस पूरे जो इस जंग का और अली खामेनी की मौत के बाद जो हालात बने हैं, मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान में यूएस कॉन्सुलेट पर हमला हो गया, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत पर इसका आप क्या असर देखते हैं, और तेल की कीमतों पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? हम कैसे प्रभावित होंगे उससे? देखिए, अभी तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत शुरुआती फेज में है, तो इसलिए तेल की कीमत में थोड़े फ्लक्चुएशंस होंगे, गोल्ड की कीमत में थोड़े फ्लक्चुएशंस होंगे, बट ये शॉर्ट टर्म ही होंगे। लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस तभी हो पाएंगे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा दिखेगा कि ये लंबी चलने वाली है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ईरान का खुद का तेल का जो आयात होता है, दूसरे देशों आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। गैस फॉर इंस्टेंस, ईरान इज द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गैस, इट्स द सेवेंथ और सिक्स लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल। सो दोनों ही चीजों में ईरान अव्वल दर्जे पर है, और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन काफी इफेक्ट होगी, क्योंकि चाइना बहुत भारी मात्रा में ईरान का तेल को आयात करता था, अब उसको कम कर रहा है वो, लेकिन चाइना वुड बी हाईली इफेक्टेड। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और जी स्ट्रेट जी। ऑफ हॉर्मूज एक छोटी सी स्ट्रेट है, पानी की छोटी सी बॉडी है, जिसको जो बंद करने की बात कही है ईरान। बंद कर हमेशा बात करता है कि इसको हम बंद कर हम्म। देंगे, क्योंकि वो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो ग्लोबल ट्रेड रूट अगर बंद होगा तो दुनिया में इन्फ्लेशन, दुनिया में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और तेल की कीमतों में भारी बदलाव आ सकता है, मतलब बहुत तेजी से एकदम स्पाइक कर सकती हैं। लेकिन अमेरिका ने इसकी ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी, और उसने स्टेट ऑफ हॉर्मूज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिस्ट्रॉयर फ्लीट लगा रखी है। हम्म। और रेड सी में, जहां सुएज कनाल के आसपास भी उसने अपने डिस्ट्रॉयर फ्लीट को लगा रखा है ताकि वो बंद ना हो, यानी वहां से मर्चेंट शिप का जो मूवमेंट है वो जारी रहे। तो अमेरिका इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि इकोनॉमिक रियलिटी, इस वॉर की कोई इकोनॉमिक इंपैक्ट कम से कम हो। थोड़ा असर पड़ेगा अभी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं है। देखिए, अभी तो फ्लक्चुएशन होगा, कल हम्म। स्टॉक मार्केट जब खुलेगा तो स्टॉक मार्केट में भी भारी फ्लक्चुएशंस होंगे। इट्स अ वॉर, तो वॉर में तो ऐसा होगा ही, तो गोल्ड की प्राइसेस से लेकर के ऑयल की प्राइसेस तक फ्लक्चुएट होंगी। लेकिन ये वॉर ज्यादा दिन चलने की अंदेशा किसी को नहीं है, स्पेशली आफ्टर अली खामेनी हैज बीन पुट आउट। उसके बाद तो इट लुक्स लाइक ये वॉर जल्दी ही खत्म होगा। और अब ईरान की टेम्परेरी लीडरशिप और अमेरिका की जो प्रेसिडेंट हैं या उनका जो ऑफिस है, उनके बीच में नेगोशिएशंस को लेकर के ही अब सारा जो विवाद है वो है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर अभी एक हफ्ता चलेगा, और इस एक हफ्ते 12 दिन में, जैसे पिछली बार हुआ था, वी विल कम टू अ कॉम्प्रोमाइज, जैसे पिछली बार आ गए थे। तो कॉम्प्रोमाइज मतलब ईरान और अमेरिका दोनों करेंगे कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज तो दोनों, अमेरिका को अपने डिमांड पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल कॉम्प्रोमाइज तो ईरान को ही करना है। अल्टीमेट, डोनाल्ड ट्रम्प डज नॉट वांट, स्टेटेड गोल उनका ये है कि ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, ईरान कैन नॉट हैव लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। नाउ द थिंग इज कि दोनों ही चीजों के ईरान एकदम नजदीक है। मतलब अगर वो अब ट्रम्प ऐसा कह रहे हैं कि अगर जुलाई में उन्होंने स्ट्राइक ना करी होती, जून जुलाई में लास्ट ईयर, तो अब तक ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होते, यानी ईरान 6 महीना दूर था न्यूक्लियर वेपन से। तो अभी तो ईरान दोनों में ही लगभग पहुंच चुका है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों में ही ईरान ऑलमोस्ट अपने शिखर तक पहुंच चुका था। सो अब वहां से ईरान को ये कन्विंस करना कि अब आपको ये नहीं हो सकते, आप इसमें आगे नहीं जा सकते, और एक मैकेनिज्म लगाना कि हम कैसे मॉनिटर करेंगे, सिर्फ बात की बात पे तो नहीं मान सकते। तो ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कैसे होगा, क्या यूएस के इंस्पेक्टर्स ईरान में रहेंगे, और जिस प्रकार से सद्दाम की किसी भी साइट को वो इंस्पेक्ट कर सकते थे, क्या वो हो पाएगा?
प्रोबेबली सोल्यूशन यहीं कहीं आएगा। और इसके बीच में इस डील को थोड़ा स्वीटन करने के लिए, उसको मिठास देने के लिए, तेल को लेकर के चाइना ईरान का जो ट्रेड हो रहा है ऑयल का, जिसमें चाइना को 10% डिस्काउंट मिल रहा है, उसको लेकर के भी यूनाइटेड स्टेट्स में वांट टू पुट अ ट्रेड एग्रीमेंट कि ऐसा डिस्काउंट ना दिया जाए, क्योंकि इससे चाइना को फायदा हो रहा है और यूएस को नुकसान। तो सर कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब बड़ा झटका लग सकता है इस अली खामेनी के जाने के बाद, इस पूरे वॉर के बाद। इस वॉर का मकसद ही यही है, इस वॉर का स्टेटेड गोल ही यही है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़ा झटका ही नहीं, खत्म कर देना। सो झटका तो लगेगा ही, और इट वुड बी पुश्ड बैक, और इट विल, थोड़ा टाइम लगेगा ईरान को अपने पैरों पे दोबारा खड़े होने पर। काफी डरावना होता है जब आप एक साथ, अली खमेनी ही नहीं गए, आईआरजीसी के चीफ भी उसी मीटिंग में चले गए, उनके डिफेंस के काफी स्टाफ चले गए, उनके काफी जनरल्स गए, विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, युद्ध शुरू होने से पहले ही ऑल ऑफ दीज पीपल वर टेकन आउट। तो इट शोज, एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की आर्मी, उनकी एयरफोर्स विशेषकर, और उनकी इंटेलिजेंस, यानी क्योंकि उनको पता था कि कहाँ पे क्या मीटिंग हो रही है, वो दूसरी बार काफी कारगर सिद्ध हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की, पहली बार वेनेजुएला में और अब ईरान में। सो अमेरिका हैज फाउंड अ वे टू रियली डिग इनटू वर्ल्ड लीडर्स एंड टेक देम आउट, एंड इट्स अ वेरी स्केरी सिचुएशन। तो इसलिए ईरान के जो भी अगले लीडर होंगे वो इस बात को लेकर अवेयर होंगे, और यही दहशत का माहौल बना देगी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ईरान की टॉप लीडरशिप में। और तब वो जो अमेरिका के टर्म्स हैं उसके बल पर या उस तरफ उनको नेगोशिएट कराना आसान रहेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सवाल तो मेरे पास कई हैं, लेकिन इसको जल्दी हमें, इंटरव्यू को हमें पब्लिश भी करना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। अब बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।